क्या खूब कहा है किसी ने। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप विद सूर्या में। स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका 1.4 बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। स्टूडेंट्स, बुआई क्या है देखते हैं। अगर आपको किसी भी फसल का उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके बीज को बोना होगा आपके फील्ड में, आपके खेत में। अगर आपके पास साफ और स्वच्छ बीज होंगे तो उससे जो उपज पैदा होगी, उससे जो उपज उत्पादित होगी, वो आपकी अधिक उपज आएगी। और आपकी उपज अगर अच्छी होगी तो आपको जो इनकम होनी है आपकी फसल देकर, वो भी आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो आपको बीजों का चयन कैसे करना है ये हम देखते हैं। बीजों का चयन करने के लिए ये जो आपकी पहेली है ये बोलती है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर उसमें पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। जब पहेली की माँ ने कुछ चने के बीजों को लेकर बर्तन में रखकर पानी डाला तो स्टूडेंट्स, कुछ जो बीज हैं आपके चने के वो आपके पानी के ऊपर तैर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों जो बीज आपके पानी के ऊपर तैर रहे थे वो क्षतिग्रस्त हो चुके थे, खराब हो चुके थे स्टूडेंट्स, वो वाले चने के बीज। इसको समझते हैं स्टूडेंट्स क्रियाकलाप 1.1 की सहायता से। एक बीकर लेके इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको एक बीकर लेना है और उसको आधे से ज्यादा पानी से भर देना है। इसमें कुछ गेहूं के बीज डाल दो और अच्छे से हिला दो उसको, ताकि जो बीज और पानी है आपका अच्छे से मिक्स हो सके आपस में। और कुछ टाइम के लिए आपको इंतजार करना होगा। अब आपको इन क्वेश्चनों के कुछ आंसर देने हैं कि जो आपने गेहूं के बीज पानी में डाले थे, क्या उनमें से कुछ बीज ऊपर तैरने लगे हैं या कुछ बीज पानी के अंदर बैठ चुके हैं। जो बीज आपके ऊपर तैर रहे हैं वो हल्के हैं या भारी हैं आपके, या फिर वो बीज खराब हो चुके हैं। अगर वो बीज हल्के हैं तो हल्के क्यों हैं ये बताना है आपको। देखिए, क्या कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके क्षतिग्रस्त यानी कि जो खराब हो चुके हैं आपके बीज, जो पानी के ऊपर तैरने लग गए हैं, वो आपके अंदर से खोखले हो जाते हैं। इस कारण हल्के होते हैं और अतः जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वच्छ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। अगर आपको बीजों का चयन करना है कि कौन सा बीज आपका हल्का है और कौन सा बीज आपका अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी किस्म का है, तो आप लोगों को अपने बीज को पानी में डाल लेना चाहिए। जो बीज आपके ऊपर आ जाएंगे यानी कि जो बीज आपके पानी पर तैरेंगे, वो आपके क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, उनको आप लोग हटा दीजिए। और जो नीचे बैठ जाते हैं पानी में, वो आपके अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं। उन बीजों को आप अपने खेत में बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें बुआई करनी है तो बुआई करने के लिए कुछ औजारों की भी आवश्यकता होती है। तो बुआई करने से पहले हम कुछ परंपरागत औजारों को जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे औजार होते हैं जिनसे हम अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जो चित्र 1.2 ए में दिखाया गया है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो ये परंपरागत औजार है बीज की बिजाई करने के लिए, वो कुछ ऐसा कीप के आकार का होता है।
जो कीप के आकार का आपका औजार था, वो 2 या 3 नुकीली पाइपों से होकर बीज को नीचे मिट्टी में डाल देता है। देखिए आप लोग यहाँ से बीज डालते थे और इस कीप की सहायता से अंदर जाके ये पाइप में इन 2 या 3 पाइप जो आपकी नुकीले सिरे की होती थी, ये आपकी मिट्टी को भेदने में सहायता करती थी। इनमें से आपका बीज है जो मिट्टी में स्थापित हो जाता था। ये जो औजार है आपका, ये परंपरागत औजार है स्टूडेंट्स। देखते हैं अगला औजार आपका कौन सा है। सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी सीड ड्रिल है जो आपको इस फिगर में, इस डायग्राम में, इस चित्र में दिखाई गई है। ये आपकी बीज की बिजाई करने में हेल्पफुल होती है और ये एक ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन है, यानी कि इसको ट्रैक्टर की सहायता से यूज किया जाता है। इसमें आप लोग यहाँ पर बीज डाल देते हैं और जो ये आपके नीचे दिखाए गए हैं, इनकी सहायता से आपको ये मिट्टी को भेद कर आपकी मिट्टी में ये बीज को स्थापित कर देती है। और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, जो दूरी इनके बीच में बनी हुई है, ये आपकी फिक्स है, यानी कि ये दूरी आपकी हर जगह सेम है, एक जैसी है, समान है। तो आपका ये जो बीज को मिट्टी में स्थापित करती है, वो आपका समान दूरी पर स्थापित करती है। और ये इसलिए भी हेल्पफुल होती है आपको कि अगर इसने जब बीज को स्थापित कर दिया है, तो ये सुनिश्चित करती है कि जो बीज आपने मिट्टी में स्थापित किया है, वो दोबारा से मिट्टी के द्वारा ढक लिया जाए। अगर आपका बीज ऊपर रह जाता है, तो वो पक्षी के द्वारा चुग लिया जाता है, खा लिया जाता है। अगर उसके ऊपर बीज के ऊपर आपके अगर बीज के ऊपर आपकी मिट्टी दोबारा से वापस ढक जाती है, तो वो पक्षी के द्वारा खाया नहीं जाता। और इससे आपको, क्योंकि ये ट्रैक्टर के द्वारा संचालित एक मशीन है, तो इसके द्वारा आपका समय और परिश्रम दोनों की ही बचत हो जाती है। आई होप आपको सीड ड्रिल का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका, जो ये बूझो है, ये बोलता है, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी कि नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? बूझो पूछता है कि जो इसका विद्यालय है, इसका स्कूल है, उसके पास पौधों की एक नर्सरी है, पौधशाला जिसको आप बोलते हो। और इसने वहां पर आपके छोटे छोटे बैग्स के अंदर पौधों को रखा गया है। तो ये कहता है कि इन पौधों को इन छोटे छोटे बैग्स में, इन छोटे छोटे थैलों में क्यों रखा गया है? जो पहेली है इसका सोचकर आंसर करती है, जवाब देती है। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। जैसे आपकी धान की फसल होती है, उसके बीजों को पहले आप लोग पौधशाला में तैयार करते हो और उस पौध को आप उसके बाद हाथों से अपने खेत में रोपित कर देते हो। कुछ वन्य पौधे भी ऐसे होते हैं और कुछ पुष्प देने वाले, फूल देने वाले पौधे भी होते हैं, जिनको पहले पौधशाला में तैयार किया जाता है। पौधशाला में जब पौधे आप लोग तैयार करते हो, तो उसका क्या फायदा होता है हमें? अगर आप लोग ज्यादा पौधे आप तैयार करते हो पौधशाला में, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको अच्छा रखना पड़ता है। अगर आप लोग पौधशाला में पौध तैयार करते हो, तो उनके बीच में जो उचित दूरी होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, कि बनाए रखना आवश्यक होती है। क्योंकि अगर उनके बीच में जो उचित दूरी है वो होगी, तो वो उनको जो मिट्टी से पोषक तत्व मिलने हैं और उनको जो सनलाइट मिलनी है, सूर्य से रोशनी मिलनी है, ऊर्जा मिलनी है, वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपके पौधों को प्राप्त हो सकती है। अगर आपके जो पौधे हैं वो काफी घने हैं और पास पास उग चुके हैं, तो कई बार हम उनको अच्छे से ग्रो करवाने के लिए, उगाने के लिए, अच्छी फसल को तैयार करवाने के लिए कुछ पौधों को बीच में से उखाड़ भी देते हैं, ताकि इस पौधे और इस पौधे के बीच में एक अच्छी दूरी बन सके। अगला है स्टूडेंट्स आपका 1.5, खाद एवं उर्वरक मिलाना। स्टूडेंट्स, खाद और उर्वरक आपके दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यही दोनों आपके खाद और उर्वरक मिट्टी को अच्छे से पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं।
इनका जो कार्य होता है वो लगभग बराबर का होता है, लेकिन जो खाद है आपका वो आपका एक ऑर्गेनिक होता है, यानी कि जैविक पदार्थ होता है। और जो उर्वरक होता है उसको आप लोग फैक्ट्रीज वगैरह में तैयार करते हो। जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। जो आप लोग मिट्टी की पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए ऐड करते हो, मिलाते हो आपकी मिट्टी में, उन्हीं को खाद या फिर उर्वरक बोला जाता है। मैंने खेत में उगने वाले स्वच्छ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? बुझो कहता है कि इसने दो खेत देखे, एक खेत में तो फसल अच्छी थी, लेकिन जो उसके पास वाले खेत था उसमें जो फसल के पौधे थे वो कमजोर थे। तो ये कहता है कि कुछ पौधे तो अच्छे बन जाते हैं और कुछ पौधे थोड़े से वीक रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं, जिनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? देखते हैं ऐसा क्यों होता है। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। यह पोषक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल लगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। देखिए, जो आपकी मिट्टी होती है वही आपकी फसल को खनिज पदार्थ, पोषक पदार्थ देती है। कि जो आपके पौधे मिट्टी में लगाए जाते हैं वो अपना खाना या फिर पोषक तत्व या फिर खनिज पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करते हैं। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और जो पोषक पदार्थ वो मिट्टी से लेते हैं वही पोषक पदार्थ आपके पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं। अगर खेत में आप लोग एक फसल के बाद लगातार कोई दूसरी फसल लगाते रहते हो और कभी भी आपके खेत को खाली नहीं छोड़ते, तो आप लोग सोच के बताइए स्टूडेंट्स कि जो आपके मिट्टी में प्रेजेंट, मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व है उनका क्या होता होगा। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। जो आप लोग लगातार मिट्टी में आपकी फसल उगा रहे हो, तो ये लगातार मिट्टी के पोषक तत्वों को ले रहे हैं। तो इसलिए मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो आपकी फसल के द्वारा ले लिए जाते हैं। तो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाती है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जो आपके किसान मित्र हैं वो अपने खेतों में खाद डालते हैं। जो खाद डालने का प्रक्रम होता है, इसी प्रक्रम को खाद देना कहा जाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अगर आपके पौधों को पर्याप्त मात्रा में खनिज और पोषक पदार्थ ना मिले, तो जो फसल के पौधे होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके कमजोर हो जाते हैं। जो खाद होती है स्टूडेंट्स वो आपका एक कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है। यानी कि जो आपके जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं या फिर पादप के यानी कि पौधों के अपशिष्ट होते हैं, उनको किसान एक बड़े से गड्ढे में डालते हैं और गड्ढे में डालने के बाद उसको अपघटन के लिए खुला छोड़ देते हैं। जब अपघटन हो जाता है, अपघटन किसकी सहायता से होता है स्टूडेंट्स? अपघटन आपका सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। अगर अपघटन हो जाता है तो अपघटन के बाद जो आपने सूखे पत्ते और जंतुओं के अपशिष्ट को गड्ढे में मिलाया था वो आपका खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें कौन से आते हैं? उनमें आपके जैसे केंचुआ हो गया, जिसको किसान का मित्र भी बोला जाता है, क्योंकि केंचुआ जो होता है वो आपका मिट्टी में प्रेजेंट होता है और मिट्टी में इधर से उधर चलता है। तो ये मिट्टी को खोखला बना देता है, यानी कि मिट्टी को पलट देता है। और मिट्टी को तैयार करने के लिए मिट्टी को पलटना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए आपका जो केंचुआ होता है उसको किसान का मित्र भी बोला जाता है। केंचुए होते हैं आपके, वो एक ऐसा पदार्थ एक्सक्रीट करते हैं जिससे आपकी मिट्टी में ह्यूमस मिल जाती है, यानी कि जिससे आपकी मिट्टी को कंपोस्टिंग मिल जाती है। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि केंचुए जो आपका अपघटन करके वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा खाद तैयार करते हैं, उसी का खाद को किसान अपने खेत में डालते हैं जो कि कार्बनिक या फिर जैविक होती है। जैविक इसको इसलिए बोला जाता है
क्योंकि पौधे और जो जंतु अवशिष्ट होते हैं वो जैविक होते हैं। तो इनकी सहायता से जो भी आपकी खाद तैयार होती है, उसको किसान अपने मिट्टी में डालकर उसके पोषक तत्वों को दोबारा से बढ़ाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 1.2। इस क्रियाकलाप में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको मूंग अथवा चने के कुछ बीज लेने हैं और उनको अंकुरित कर लेना है और एक जैसे आकार के 3 छोटे ग्लास आपको लेने हैं। उन तीनों ग्लासों में आपको सेम मात्रा में एक जैसी क्वांटिटी में आपको मिट्टी डालनी है। जैसे ये ग्लास आपका ए है, बी है और सी है। ए गिलास में जो आपने मिट्टी डाली है उसमें आपको खाद डाल देनी है। बी गिलास में आपने जो मिट्टी डाली है उसमें आपको उर्वरक मिला देना है और सी गिलास में आपने जो मिट्टी डाली है उसमें ना तो आपको खाद ना ही उर्वरक, कुछ नहीं डालना है। और जो आपने चने या फिर मूंग दाल की बीज को अंकुरित किया था उनको एक जैसी मात्रा में इन तीनों गिलास में आपको उन बीजों को रोपित कर देना है। फिर आपको कुछ दिन तक उनमें पानी डालना है। अगर आपने थोड़ा पानी इसमें डाला है तो उतनी ही क्वांटिटी में इन दोनों गिलासों में भी आपको पानी डालना है। 7 या 10 दिनों के बाद आपको उनकी वृद्धि जो हुई है पौधों की वो नोट करनी है। तो क्या स्टूडेंट्स इन तीनों गिलासों में जो पौधे आपने अंकुरित किए थे उनकी वृद्धि आपकी एक जैसी हुई है या फिर उनकी वृद्धि में कुछ फर्क है? देखते हैं हम आगे। उनकी वृद्धि में स्टूडेंट्स जो आपने पहले ग्लास ए में खाद मिलाया था इसकी वृद्धि ठीक हुई है, इनकी ज्यादा नहीं हुई है लेकिन ठीक हुई है। बी वाले जो आपने ग्लास में उर्वरक मिला था उसमें जो पौधे की वृद्धि है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए आपके इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। सी वाले गिलास में जिसमें आपने ना तो उर्वरक ऐड किया था और ना ही खाद, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी थी, इसकी वृद्धि देखिए ना के मात्र ही है। देखिए बी वाले में उर्वरक था, ए वाले में खाद था, सी वाले में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी थी। तो जो उर्वरक तो जिस गिलास में स्टूडेंट्स आपने उर्वरक मिलाया था उसकी वृद्धि ज्यादा हुई है। देखते हैं उर्वरक वाले गिलास की वृद्धि खाद वाले गिलास की वृद्धि से ज्यादा क्यों हुई है। उर्वरक जो है स्टूडेंट्स आपका वो रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से भिन्न कैसे हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। स्टूडेंट्स मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको शायद आज बाहर वाली आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है। आगे से मैं वीडियो बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखूँगी कि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आसपास ज़्यादा शोर ना हो। आज के लिए आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। जो आपके उर्वरक के उदाहरण हैं वो कौन से हैं? यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है, एनपीके है। एनपीके आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होते हैं। जो उर्वरक है वो रासायनिक पदार्थ होते हैं और जो मैंने बताया था स्टूडेंट्स जो आपकी खाद होती है वो आपकी कार्बनिक या फिर जैविक पदार्थ होते हैं। तो जो उर्वरक होते हैं उसमें ना जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो ज्यादा मात्रा में मिलाए जाते हैं। इसलिए आपके जो ग्लास बी की वृद्धि थी वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा हुई थी। उर्वरकों का प्रयोग किसान अपनी फसलों में करते हैं जैसे कि गेहूं में, धान में या फिर मक्का जैसी फसलों में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गई है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप लोग ज्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी जैसे उर्वरकों के प्रयोग करने से आपकी फसल तो अच्छी होती है, लेकिन कई बार जब ज़्यादा उर्वरक मिला दिए जाते हैं आपकी मिट्टी में, तो आपकी मिट्टी में उर्वरता की कमी आ जाती है, आपकी फसल नष्ट हो जाती है, अच्छी नहीं बन पाती और जो उर्वरक हैं आपके वो जल प्रदूषण का भी कारण बन जाते हैं।
इसलिए स्टूडेंट्स हमें उर्वरकों की जगह पर देसी खाद का उपयोग करना चाहिए, जो आप अपने जंतुओं के या फिर पौधों के गलने सड़ने के बाद जो खाद बनी होती है उसका प्रयोग करके आप लोग अपनी जैविक खेती कर सकते हैं। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। जब आप लोग खाद का उपयोग आपकी मिट्टी में करते हैं, तो जो मिट्टी का गठन होता है या फिर मिट्टी की जल धारण करने की या जल अवशोषण करने की क्षमता होती है स्टूडेंट्स, वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि खाद आपकी जैविक एक पदार्थ होती है। क्योंकि खाद जो आपका होता है वो आपका कार्बनिक पदार्थ होता है। इससे मिट्टी में सभी पोषक इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। खाद का उपयोग करने से आपके सभी पोषक मिट्टी में दोबारा से आ जाते हैं। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जाता है। फसल चक्रण क्या होता है स्टूडेंट्स? फसल चक्रण आपके खेत में एक फसल के बाद किसी दूसरी फसल का उगाना होता है। यानी कि अगर आपने एक बार आपके खेत में अनाज उगाया है, तो अगली बार आप अपने खेत में सब्जियां वगैरह उगा लीजिए, जिससे जैसे कि जो आपके फलीदार पौधे हैं उनको उगा लीजिए। ऐसा अगर आप लोग अपने खेत में फसलों को बदल बदल कर उगाते हो, तो उसको ही आपका फसल चक्रण बोला जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे और गेहूं दूसरी ऋतु में। जैसे पहले उत्तर भारत में आपके जो किसान हैं, अगर उन्होंने एक बार आपके खेत में गेहूं उत्पादित कर लिया है, तो जो नेक्स्ट फसल का टाइम होता था उसमें वो फलीदार चारा उगाते थे। इस मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अगर जो आप लोग फलीदार चारा उगाते हो, तो जो मिट्टी में आपकी नाइट्रोजन की मात्रा की कमी हो जाती थी, फलीदार पौधे उगाने से आपकी आपकी नाइट्रोजन की मात्रा की पुनः पूर्ति हो जाती है। किसानों को हमें फसल चक्रण की विधि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पिछली कक्षाओं में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ा था। जो फलीदार पौधे होते थे, जिनको आप ल्यूग्यूमिनस भी बोलते हैं, उनकी जड़ों में जो एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी पूरा कर देता है। यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा को आपके मिट्टी में दोबारा से पूरा कर देता है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करने में भी आपका राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया आपके फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है। क्योंकि जो पौधे होते हैं स्टूडेंट्स आपके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होती है आपकी नाइट्रोजन 78%, उसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टली अवशोषित नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का अवशोषण करने के लिए पौधों को सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे पानी में घोल कर करते हैं। और पानी में कब घुलती है नाइट्रोजन? जब वो मिट्टी में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे। आगे आपके स्टूडेंट्स खाद और उर्वरक में अंतर बताए गए हैं। उर्वरक कौन से होते हैं? उर्वरक आपके मानव द्वारा निर्मित लवण होते हैं। लेकिन जो खाद है आपकी वो प्राकृतिक पदार्थ होती है, जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जिनको किसान एक बड़े से गड्ढे में मिलाकर छोड़ देते हैं। और जो केंचुए होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपके, उसको ग्लास चढ़ाकर खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि मैंने बताया है कि जो खाद है आपकी बड़े से स्थान पर बनाई जाती है, बड़ा सा गड्ढा खोद कर बनाई जाती है। जो उर्वरक होते हैं आपके, उनसे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त, लेकिन जो खाद होती है स्टूडेंट्स आपकी, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, जिसको वो मिट्टी को दे देते हैं, जिससे आपकी मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्योंकि जो उर्वरक के एग्जाम्पल मैंने बताए थे वो यही थे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट। क्योंकि आप लोग उर्वरक को फैक्ट्रीज में बनाते हो, इसलिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलाते हैं।
लेकिन जो खाद होती है उसमें पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, क्योंकि खाद में आपकी जो ह्यूमस होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है और खाद खेतों में बनाई जाती है, इसलिए इसमें आप लोग कुछ प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं कर सकते। गलने सड़ने के बाद जो आपका पदार्थ तैयार होता है वही आपका खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आई होप आपको उर्वरक और खाद दोनों के बीच में अंतर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि खाद को यूज करने के आपके कौन कौन से लाभ होते हैं। जो स्टूडेंट्स आपकी जैविक खाद होती है वो उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि जो मिट्टी में हम लोग खाद को मिलाते हैं तो उसकी जो जल धारण करने की अक्षमता है वो बढ़ जाती है। उसको जो आपका पानी होता है वो ज्यादा देर तक आपकी मिट्टी में ठहर जाता है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। रंध्र होते हैं आपके छोटे छोटे से पोर्स, यानी कि छोटे छोटे से जो आपके छिद्र होते हैं वो आपके रंध्र होते हैं। जो आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है यानी कि मिट्टी तैयार हो जाती है आपकी फसल उत्पादित करने के लिए, और उसमें जो छिद्र होते हैं वो उनमें से आपकी जो गैस है वो अच्छे से इजी तरीके से पास हो जाती है, गुजर जाती है। इसलिए आपकी उर्वरक की अपेक्षा खाद उपयोग करना ज्यादा अच्छा रहता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु कौन से होते हैं? आपके सूक्ष्म जीव यानी कि केंचुए वगैरह। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार आ जाता है, क्योंकि जो आपकी खाद होती है गोबर और पशुओं के अवशेष से जो बनकर तैयार होती है, जब आप लोग उसको मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हो तो जो मिट्टी का गठन है, जो मिट्टी की क्वालिटी है वो भी ज्यादा अच्छी बन जाती है। आगे है आपका सिंचाई। देखते हैं स्टूडेंट, सिंचाई क्या होता है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। हम लोग भी जल पीते हैं और जो पौधे हैं उनको भी जल की आवश्यकता होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, जिसमें भी जीवन पाया जाता है उसको आपकी जल की पानी की आवश्यकता होती ही होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। अगर आप लोग पौधों में पानी नहीं डालते हो सूख जाती है और पौधे अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं तो स्टूडेंट्स उनको सूर्य के प्रकाश की और जो आपके क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट यानी कि लवक जो होता है पौधे की पत्तियों में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, उसकी और जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ पौधे की जड़ों में से नाइट्रोजन को लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं, मिट्टी से अपने पोषक तत्व ले लेते हैं और जल के द्वारा नाइट्रोजन को घोलकर अवशोषित करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर आप लोग पौधों में पानी नहीं डालोगे तो पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है जिससे वो अपना खाना तैयार करते हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर किसी को भी खाना ना मिले तो वो जल्द ही मर जाते हैं, इसलिए पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि पौधे या फिर किसी भी जीवन के लिए पानी की कितनी ज्यादा आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि कितना पानी पाया जाता है, लगभग 90% के आसपास आपका जल उपस्थित होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जब आप लोग खेत में आपके बीज डालते हो तो उसमें आपकी नमी होनी चाहिए। ये मैं आपको पहले भी मिट्टी तैयार करने वाले प्रोसेस में प्रक्रम में बता चुकी हूँ। अगर आपका अंकुरण होगा तो वो आपकी नमी में भी, अगर आपका बीजों का अंकुरण होगा तो वो आपकी नमी में ही संभव हो सकता है। इसलिए आपका जल का देना पौधों में बहुत ज्यादा आवश्यक है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वच्छ स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। नियमित रूप से देने का मतलब है कि अगर आपने पानी आज डाल दिया तो जब भी आपकी फसल का पानी देने का टाइम होता है उस टाइम आपको दोबारा से आपकी फसल में पानी डालना है। ये नहीं है कि स्टूडेंट्स आपने आज पानी डाल दिया और पौधे को जाकर देखा ही नहीं 2 महीने तक, तो वो आपकी फसल नष्ट हो सकती है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है।
देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी सिंचाई की डेफिनेशन परिभाषा है कि जो आप पानी डालते हो वो निश्चित अंतराल पर होना चाहिए, उसको ही आप लोग सिंचाई बोलोगे। सिंचाई सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है कि क्या क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप लोग गर्मी के मौसम में पानी डालते हो तो पौधों में गर्मी के मौसम में सर्दी के मौसम की अपेक्षा अधिक पानी देने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पानी आप लोग मिट्टी में डालते हो, ज़्यादा गर्मी के कारण वो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है। अगर पानी आपका वाष्पीकृत हो गया है तो मिट्टी में से पानी चला गया है, वाष्पीकृत हो चुका है, तो पौधों को ज़्यादा देर तक पानी नहीं मिला। अगर आप लोग बार-बार गर्मी के मौसम में पौधों में पानी डालते रहोगे, ज़्यादा पानी डालते रहोगे, तो इससे आपकी फसल जो है स्वस्थ हो जाएगी और अच्छी फसल आपकी पैदा होगी। ने अगला है आपका सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के कौन-कौन से स्रोत हो सकते हैं? कौन-कौन से तरीके हैं जो आप लोग सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? कुएँ हैं आपका, जलकूप है, तालाब या फिर झील है, नदियाँ हैं, बाँध है एवं नहरें हैं, जिनसे आप लोग अपने खेत में सिंचाई कर सकते हो, जो आपके पानी के स्रोत बोले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपके परंपरागत जो तरीके होते हैं सिंचाई के, वो हैं आपके मोट है, घिरनी आप लोग इसको बोलते हैं, चेन पंप है, ढेकली है, रहट है। ये आपके 4-5 जो तरीके हैं, ये आपके परंपरागत तरीके हैं। लेकिन इन परंपरागत तरीकों में कुछ कमियां हैं स्टूडेंट्स। जैसे भी आप लोग इनका तरीकों का उपयोग करते हो, जैसे ये वाला आपको दिखाया गया है मोट, इसमें किसान जो है या फिर मजदूर लगा लीजिए आप, ये कुएं से पानी निकाल रहा है और इस रास्ते पर डाल रहा है। ये जो रास्ता है आपका इसके फसल में जाता है। तो जब ये यहाँ पर पानी डालता है, क्योंकि यहाँ पर भी मिट्टी है, तो ये वाली मिट्टी आपका पानी अवशोषित कर लेती है और आगे जो पानी जाता है आपका कम जाता है। ये लगातार यहाँ पर पानी डाल रहा है और ये पानी जाकर इसकी फसल में चला जाता है। तो जो इसकी फसल, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका पानी आया तो इस वाली फसल को तो पानी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जब ये पानी आगे, क्योंकि ये पानी का रास्ता सिर्फ यही है कि यहाँ से पानी डाला और यहाँ से आपकी फसल में चला गया, यहाँ से पानी डाला और यहाँ से आपकी फसल में चला गया। जब ये ही रास्ता आपका एक ही रास्ता है पानी के लिए फसल में जाने का, तो जो पहले वाली फसल है उसमें तो पानी की जो पूर्ति है अच्छी हो जाएगी, वहाँ तो पानी की जो आपूर्ति है आपकी अच्छी होने के कारण फसल भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो लास्ट वाला आपका कॉर्नर होगा जहाँ पर फसल उगाई हुई है, तो वहाँ पर पानी जाते-जाते पानी की जो मात्रा है उसमें काफ़ी सारी कमी आ जाएगी और आपकी फसल लास्ट में अच्छी पैदा नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो पानी आपका डालने का सिस्टम है, वो आपका एक समान पूरे खेत में फैलाव नहीं कर सकता। और जो इसमें है, ये किसान की मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और आपका जो समय है वो भी ज़्यादा खराब हो रहा है। ऐसे ही जो आपके परंपरागत तरीके थे, चेन पंप लगा लो, ढेकली लगा लो या फिर रहट लगा लो, इन सब में ऐसे ही कुछ कमियाँ रही हैं, जिसकी वजह से टाइम तो आपका ज़्यादा लगता है, समय तो आपका बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, लेकिन आपकी जो फसल को पानी की आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति अच्छे से नहीं कर सकते। आधुनिक तरीके जो हैं, उनमें कुछ बदलाव हुए हैं, वो आपके अच्छे तरीके आए हैं, जिनकी वजह से आपका पानी भी सेव होता है और स्टूडेंट्स आपका टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है। देखते हैं वो कौन-कौन से तरीके हैं आपके। सिंचाई के आधुनिक तरीकों में स्टूडेंट्स पहला है आपका छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है स्टूडेंट्स? छिड़काव तंत्र देखिए, ये आपका डायग्राम दिखाया गया है। छिड़काव तंत्र आपका एक फुआरे की तरह काम करता है। जैसे फुआरा अगर आपका कहीं पर लगा होता है स्टूडेंट्स, तो वो पानी जो आपका होता है चारों तरफ फैला देता है। एक ही मात्रा में, एक ही क्वांटिटी में आपका पानी चारों तरफ बिखेरता है आपका फुआरा। तो जो छिड़काव तंत्र है, ये आपका फुआरे की तरह ही काम करता है। इसमें आपका एक पंप से एक मोटर आपकी फिट होती है, जॉइंट होती है और आपका एक मेन पाइपलाइन जाती है आपके खेत में। इसमें
इस मेन पाइप से, इस मुख्य पाइप से आपके जो परपेंडिकुलर टाइप की पाइप्स लगी हुई हैं, ये आपके खेत में काफ़ी सारे एक जैसी दूरी पर लगाए जाते हैं। जब आप लोग इस मेन पाइप में पानी चलाते हो आपके पंप की सहायता से, तो इन छोटी पाइप में भी पानी जाता है और ये अपने आसपास की जो फसल है उस पर छिड़काव करती है पानी का। ये फुहारे की तरह होता है और इसमें आपका टाइम भी कम लगता है और पौधों को एक जैसा पानी भी मिल जाता है। ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। इस ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा जैसे किसी लोन में हो गया, कॉफ़ी की खेती करने के लिए या किसी अन्य फसल का उत्पादन के लिए बहुत अच्छी विधि है। छिड़काव तंत्र इसका नाम है। आगे है आपका ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपका ड्रिप यानी कि बूंद-बूंद। तो आपके इससे जो पानी जाता है स्टूडेंट्स, वो बूंद-बूंद करके आपका पानी जाता है आपकी फसल में। एक मेन पाइप है, इस मेन पाइप से आपकी दूसरी छोटे वाली पाइप ज्वाइंट होती है और उनमें थोड़ा-थोड़ा सा आपका छेद बना होता है, जिससे आपका थोड़ा-थोड़ा पानी बूंद-बूंद करके आपके सीधे डायरेक्टली आपके पौधे के रूट्स में, जड़ों में जाता है। और इससे आपके पानी की जो वेस्टेज होती है, वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर ही होती है। ये बिल्कुल आपका जो है पानी को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करता, आपके पानी को ज़्यादा सेव करता है, आपके पानी की बचत करता है। ये आपका सर्वोत्तम तरीका होता है स्टूडेंट्स पानी देने के लिए आपकी फसल में। आई होप आपको ड्रिप सिस्टम और छिड़काव तंत्र दोनों ही समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका 1.7 खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि खरपतवार जो होता है आपके वो अनचाहे पौधे होते हैं जो आपकी फसल के साथ उग जाते हैं। अनचाहे जो पौधे होते हैं, अवांछित जो पौधे होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई किसको कहते हैं? जब आप लोग खरपतवार को हटाते हो, उसको आपकी फसल के साथ से हटाकर एक साइड में आप लोग फेंक देते हो, उसको आपका निराई बोला जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अगर खरपतवार आपके खेत में रह जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो जैसे फसल को जल की आवश्यकता होती है, उनको भी जल की आवश्यकता होती है। मिट्टी से पोषक तत्वों का भी वो मिट्टी से पोषक तत्वों का भी अवशोषण करते हैं, जगह भी लेते हैं और जो सूर्य का प्रकाश है उसको भी वो लेते हैं फसल के बराबर में ही रहकर। तो अगर आप लोगों का ये जो है जल, पोषक, जगह और प्रकाश बँट जाएगा, फसल को कम मिलेगा क्योंकि खरपतवार भी आपका ले रहा है, इसलिए आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ जो खरपतवार होते हैं वो कटाई में भी बाधा डालते हैं और कुछ मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए विषैले सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हमें खरपतवार को समय-समय पर हटा देना चाहिए। खरपतवार को हटाने एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। कौन-कौन से तरीके अपनाता है? फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। अगर आप लोग फसल उगाने से पहले ही खेत को अच्छे से जोतते हो और अपने जो उसमें खरपतवार उग गए हैं उनको हटाकर एक साइड में फेंक देते हो, तो और या फिर उखाड़ देते हो, खरपतवार के जो पौधे हैं आपके सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे आपके मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। जो जैविक पदार्थ होते हैं वो आपकी मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस देते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पन अथवा बीज बनने से पहले का होता है। क्योंकि अगर आप लोग देखें कि पुष्पन या फिर बीज बनने के बाद अगर आप लोग खरपतवार को हटाते हैं, तो अगर आपका वो बीज दोबारा से आपकी मिट्टी में डल जाता है, तो दोबारा से नया खरपतवार आपका उग जाएगा। इसलिए खरपतवार को हटाने का अच्छा समय कौन-सा माना गया है कि जब उसके बीज या फिर पुष्प ना आए हों, उससे पहले ही आप लोग उस खरपतवार को अपने खेत से हटा दीजिए। पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय-समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी और हैरो की सहायता से किया जाता है। स्टूडेंट्स जो खरपतवार होते हैं, उनके पौधों को आप या तो हाथ से उखाड़ दीजिए जड़ के साथ
या फिर भूमि के पास से आप लोग काट दीजिए। खुरपी की सहायता से या फिर हैरो की सहायता से आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। आगे देखते हैं, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। आप रसायनों का आप लोग उपयोग करते हो खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए, उनको खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4D हो गया। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। जो खरपतवारनाशी होते हैं, इनको आप लोग जब खेतों में छिड़काव करते हो तो आपके जो खरपतवार पौधे होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपकी फसल को कोई हानि नहीं होती इससे। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। खरपतवार को आपका पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता है आपके खेत में। ये देखिए यहाँ पर, ये जो मजदूर है, ये जो किसान है, अपने पेट पर एक टंकी लगाए हुए है जिसमें इसने खरपतवार नाशी को और पानी को अच्छे से मिलाया है और अपने खेतों में इसका छिड़काव कर रहा है। इस स्टूडेंट्स आप बताइए, जिस खरपतवार नाशी का छिड़काव किसान अपने खेत में कर रहा है, तो जो वो छिड़काव कर रहा है, क्या उसकी सेहत पर, उसके शरीर पर, उस किसान के स्वास्थ्य पर इस खरपतवार नाशी का कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए जो भी छिड़काव करता है खरपतवार नाशी का, उस इंसान को बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो छिड़काव करते समय अपने मुंह को या फिर नाक को अच्छे प्रकार से कपड़े से ढक लेना चाहिए। आगे आपका आता है स्टूडेंट्स कटाई। कटाई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी फसल के लिए। फसल जो होती है आपकी पक कर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। कटाई के बाद आप लोग उसको खेत से निकाल देते हो और आप लोग अपने घर पर ले आते हो। देखते हैं इसमें क्या होता है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं या उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाता है। टाइम कितना लगता है स्टूडेंट्स आपकी फसल को पकने में? जो आपकी अनाज वाली फसल होती है उनको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हमारे देश में दरांती की सहायता से कटाई की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको दरांती दिखाई गई है। इसकी सहायता से किसान अपने खेत में कटाई करते थे, या फिर वो मशीन की हेल्प भी ले सकते हैं जिसको हार्वेस्टर बोला जाता है। कटाई करके फसल के बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है। बीज या दानों को भूसे से अलग करते हो तो इसे थ्रेसिंग बोला जाता है। थ्रेसिंग जो आपकी होती है वो कंबाइन की सहायता से भी हो सकती है। जिसिंग जो होती है आपकी, वो कंबाइन की हेल्प से भी आप लोग कर सकते हो। जो कंबाइन होती है वो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का ही एक मिला हुआ रूप होता है, संयुक्त रूप होता है। ये आपको कंबाइन का एक डायग्राम दिखाया गया है। ये इसके एक कंबाइन की सहायता से आपकी कटाई की जा रही है और फिर कटाई करने के बाद ये दानों और भूसे को भी अलग कर देगी। इसका नाम आपका कंबाइन होता है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कर या फिर विनोइंग। विनोइंग और कर क्या होता है कि दानों को भूसे से अलग करना आपका विनोइंग कहलाता है। देखो विनोइंग इसकी सहायता से कर रहे हैं, इसको फटकाना भी बोलते हैं। ये आपका एक पंखा टाइप का कुछ मशीन दिखाई गई है जिसके आगे आप लोग अपनी फसल को फटकारते हो और दाने और भूसे को अलग करते हैं। कर और विनोइंग जो है, जो छोटे किसान होते हैं वो फटका कर ही अपने खेत के जो दाने होते हैं, जो फसल होती है, उनको भूसे से अलग करते थे। आगे है स्टूडेंट्स आपका भंडारण। भंडारण क्या होता है? जब आप लोग फसल की कटाई कर लेते हो तो जो आपकी फसल घर पर आ जाती है उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि उसको सुरक्षित रखना आपके एक लंबे समय तक या फिर अगले सीजन के बीज के लिए उसको प्रोटेक्ट किससे करते हो? जैसे नमी से, कीट से, चूहों से या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित जो रखना होता है उसको ही आपका भंडारण बोला जाता है। ताजा फसल में जो नमी होती है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होती है, इसलिए जो बीज होते हैं ना उनको सुखाकर ही भंडारण किया जाता है। आप लोगों को जो फसल आपकी कट कर घर पर आई है कटाई के बाद,
उसको पहले अच्छे से सूर्य के प्रकाश में धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उसकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। जब आपकी फसल धूप में अच्छे से सूख जाती है, तो उसमें जो आपकी तो उसमें जो आपके कीट होते हैं जैसे कि पीड़क, जीवाणु या फिर कवक, उनके लगने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं। जो किसान होते हैं अपनी फसल का उत्पादन करने के बाद जो उसको भंडारण करते हैं, वो या तो जूट के बोरों में करते थे या फिर धातुओं के बड़े-बड़े पात्रों में करते हैं। परंतु बीजों का जो बड़े पैमाने पर भंडारण होता है, वो साइलो या फिर भंडार गृहों में किया जाता है। जैसे गोडाउन्स वगैरह हम लोग बोलते हैं, उनमें किया जाता है। जो भंडार गृहों में आपका अनाज रखा जाता है, उसमें चूहे और कीटों से भी सुरक्षित रखा जा सकता है। पहले जब घरों में हम लोग रखते हैं भंडारण के लिए अपने अनाज को, तो उसमें नीम की जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, वो हम लोग अनाज में डाल देते थे। लेकिन जब भंडार गृहों में बड़े पैमाने पर अनाज को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है, तो इसके लिए उस पे कुछ रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। रासायनिक उपचार करने के लिए हमें उस पे कुछ रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करना होता है, जिससे हमारी जो अनाज का भंडारण है, वो काफ़ी लंबे समय तक चल सके। आगे है स्टूडेंट्स आपका जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भी हमें भोजन प्राप्त होता है। आपने जो भी पढ़ा है वो हमने पौधों से प्राप्त भोजन के बारे में पढ़ा है। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जो आपका भोजन मिलता है वो हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है। जैसे दूध है आपका, वो गाय, भैंस, बकरी या ऊँटनी से मिलता है। तो फिर आपको जो दूध से पनीर बनता है वो भी तो आपका जंतुओं से मिलता है। आपको अंडा मिलता है, वो आपको मुर्गी से मिलता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सिर्फ़ हम पौधों से प्राप्त भोजन से हमारे शरीर में आपूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमें जंतुओं से लेकर अपने शरीर में जो कमी आई है उनको पूरा करना आवश्यक होता है। आपका अंडे है, आपका मांस है, हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इस सारणी में जैसे आपको अंडे मिले हैं, अंडे आपको मुर्गी से मिले हैं, मांस किससे मिला है? मुर्गी से मिल जाता है या फिर आपका बकरे से मिल जाता है। तो आपको ये सारणी पूरी करनी है। पनीर आपका डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे दूध से पनीर आप लोग बना लेते हो। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फसल उत्पादन में पढ़ा है कि हमें मिट्टी को तैयार करना है, बीजों का चयन करना है, बुआई करनी है और उसका भंडारण करना है। इसी प्रकार हम घरों में किसी फार्म पर अपने पालतू पशुओं को पालते हैं, उन्हें आवास देते हैं, अच्छा भोजन देते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं। ये सभी जब हम करते हैं एक बड़े पैमाने पर, तो इसको आपका पशुपालन बोला जाता है। पशुपालन आप लोग कर सकते हो किस-किस का? जैसे आपका मुर्गी पालन होता है, वो भी आपका पशुपालन में आता है। आपका फिश पालन होता है, वो भी आपका पशुपालन में आता है। गाय, भैंस जो आप लोग रखते हो, जो डेयरी वगैरह आप लोग करते हो, वो आपका पशुपालन कहलाता है। जो मछली होती है, मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार होता है और मछली से कोड लिवर तेल मिलता है। विटामिन डी की अधिक मात्रा पाई जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही स्टूडेंट्स। आज आपको काफ़ी शोर मिला है, आपकी नॉइज़ पोल्यूशन हुआ है आज। इसका मैं आगे से वीडियो में ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।